हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो ना? तो फिर से हम आ गए हैं एक नया वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएमयू क्या होता है, यू क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मास क्या चीज़ होती है। तो ये सब फंडामेंटल बातें जो हैं केमिस्ट्री की, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बेटा, क्या कहते हैं, बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी जितना उसका फाउंडेशन। तो समझ लो केमिस्ट्री के फाउंडेशन वाली बातें अभी चल रही हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स से हम लोग बहुत फाउंडेशन बेसिक बेसिक बातों को लेके डिस्कस कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हर बच्चे को समझ में आए। उसने पहले 9th-10th में मेहनत की है नहीं की है इससे फर्क नहीं पड़ता। 11th से बेटा जुट जाओगे तो हर छोटी छोटी बात मैं लेके डिस्कस करने वाला हूँ। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आयंस और आयनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हम फॉर्मूला कोई लिखते हैं, और अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम अगर आयनाइज कराते हैं तो कौन से आयंस बनेंगे, कैसे बनेंगे, इन सब के बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में बातें हुई। अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एएमयू के बारे में। तो एएमयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट। 1 एएमयू इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब होता क्या है एक्चुअल में? 1 एएमयू होता क्या है? देखो, पहले के जमाने में क्या था, बहुत ज्यादा हमारे पास डिवाइसेस नहीं थी, बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं थी। जैसे आज की डेट में मास किसी चीज का निकालना है तो हम लोग ये एटम्स का निकालना है बेसिकली, मान लें तो उसमें आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री और बहुत सारी टेक्निक से निकाल सकते हो। लेकिन 19th सेंचुरी जब केमिस्ट्री इवॉल्व हो रही थी, उस टाइम पे हमारे पास ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड मान लिया और उसके रिलेटिव बाकी सारे एटम्स के मासेस को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस है जो भी हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मासेस। पहले स्टैंडर्ड लिया गया था हाइड्रोजन, लेकिन उस हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा था, बहुत सारे फ्रैक्शंस में आ रहे थे एटॉमिक मासेस, तो क्या लिया गया? फिर लिया गया स्टैंडर्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन को स्टैंडर्ड हम लोग लिया। कार्बन का कौन सा आइसोटोप, आइसोटोप किसे कहते हैं, ये बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल आप इतना जानो, कार्बन का वो एटम जिसका मास कितना है? 12 एएमयू। 12 एएमयू जिस एटम का मास है उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया। तो कार्बन 12 एटम, कार्बन एटम हैविंग एटॉमिक मास 12 एएमयू, इसको हमने स्टैंडर्ड माना। और इसमें भी क्या किया हमने, इसका एक 1/12 पार्ट ले लिया, मतलब 12 टुकड़े किया हमने। ये क्या है, 12 टुकड़े कर दिए, काट 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 के हमने 12 टुकड़े कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टुकड़े किए हर पार्ट का। अब 12 पार्ट टुकड़े हैं और मास कितना है? 12 एएमयू है इस एटम का, तो एक टुकड़े का मास कितना होगा? 1 एएमयू। तो एक टुकड़े का मास, अगर इसका इस एक टुकड़ा मैंने ले लिया है, इसका मास अगर देखा जाएगा तो इसका मास कितना निकल के आएगा? 1 एएमयू। 12 टुकड़ों का मास 12 एएमयू। ठीक है, ये 12 इक्वल पार्ट्स हैं। ये जो हम लोगों ने डिवीजन किए हैं, ये क्या है? 12 इक्वल पार्ट्स। 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने, 12 इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट का जो मास है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक पार्ट का मास क्या हो जाएगा? 12 पीसेस का मास 12 एएमयू, तो एक पीस का मास 1 एएमयू। तो यहां पे देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये कितना होता है? ये होता है 12 एएमयू। तो 1/12 इंटू 12 एएमयू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 एएमयू। ठीक बात है, समझ में आई बात? चलो आगे आ जाओ। अब आगे हम लोगों ने क्या किया, हर एलिमेंट के मास को 1 एएमयू से रिलेट कर दिया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर तुमको निकालना होता है तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाता है आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
तो सारे के सारे एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस हमने कैलकुलेट किए। हमने क्या कैलकुलेट किया? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, थोड़ा मैं इसको रब कर दूं, थोड़ी जगह चाहिए हमको, तो इसको मैं रब करता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का मास निकालना है। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाता है आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम। और 1 AMU अगर आप देखोगे, 1 AMU और ग्राम में रिलेशन क्या होता है? 1 AMU और ग्राम में रिलेशन होता है 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ये है 1 AMU और ग्राम में रिलेशन, इसको याद भी रखना बच्चों। ठीक है, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हाइड्रोजन का चाहिए हमें, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 अपॉन 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। अब इसको सॉल्व किया गया तो क्या निकल के आया? 1.008। ठीक है, तो 1.008 क्या हो गया? आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया हाइड्रोजन का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का आपने निकाला है, वैसे ऑक्सीजन का आप निकालोगे, वैसे ही कार्बन का निकालोगे, नाइट्रोजन का निकालोगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज देख लेते हैं। और ये तुम्हें क्या क्या याद रखने की जरूरत है? तुम्हें जैसे एटॉमिक मास बच्चे पूछते हैं कौन से याद रखें, अपने पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो अगर 118 एलिमेंट्स के तुम एटॉमिक मास याद करने गए तो समझ लो बहुत रायता फैलने वाला है। तो हम क्या करेंगे? हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिनके ज्यादा कंपाउंड्स हमें मिलते हैं तो उनके तो याद कर लें। और अगर ऐसे रैंडम कुछ भी, जैसे टंगस्टन का कहीं एटॉमिक मास यूज होना है, थोरियम का यूज होना है, जो बहुत बहुत कम कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उनका एटॉमिक मास दिया जाता है क्वेश्चन में। लेकिन हमसे एक्सपेक्टेशन होती है एग्जामिनर की कि एटॉमिक मासेस कॉमन एलिमेंट्स जो हैं जिनके कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, उनके एटॉमिक मासेस अपने को याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिख दिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1U, हीलियम का 4U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, ये सब की सब यूनिट। अब तुम पूछोगे यू कहां से आ गया सर? तो पहले हम यूज करते थे AMU, और आज की डेट में हम लोग क्या यूज करते हैं? यू टर्म यूज करते हैं। AMU की जगह यू, और कोई डिफरेंस नहीं। 1 AMU इक्वल्स टू 1U, दैट्स इट। तो यू को मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 AMU इक्वल्स टू 1U। यू को अगर बोलना ही हो तो क्या है बेटा? यू यूनिफाइड मास होता है, यू, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बस AMU की जगह क्या हो गया? यू। तो 1 AMU बोलो, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं मैं? 1U बोल सकता हूं। तो आज की डेट में AMU ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। ठीक है, तो यू AMU में कोई डिफरेंस नहीं। तो ऐसे ही आपने मैग्नीशियम का 24U हो गया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हो गया 27U, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैंगनीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक 65, ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, आयोडीन 127, बेरियम 137, लेड 207। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके मासेस आपने याद कर लिए तो काम हो गया। तो मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कहीं नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको पता रहे क्या याद करना है। ठीक है, तो ये एटॉमिक मासेस बच्चों हमें याद होने चाहिए। इससे पहले हम जाएं मोल्स निकालने के लिए, रिएक्शंस में कैलकुलेशन करें, स्टोइशियोमेट्री पढ़ें, तो उससे पहले हमें ये एटॉमिक मासेस बच्चों याद होने चाहिए। तो प्लीज लर्न दीज एटॉमिक मासेस, इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सब इससे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अबाउट AMU। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है आपका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकले। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ती है? एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे क्लोरीन है, सेम एलिमेंट है, इसके दो फॉर्म्स मिलते हैं, क्लोरीन
एटम्स मिलते हैं जिनमें एटॉमिक मास 35 आता है, दूसरा है क्लोरीन विद एटॉमिक मास 37। तो अगर तुमसे कोई सवाल पूछता है क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो हम अलग अलग बताएं, 35 भी है 37, तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने क्या किया, एक कन्वीनियंट आसान सा तरीका ढूंढा। हम चाहते हैं कि लाइफ हमारी क्या रहे, सिंपल एंड ईजी। तो हमने क्या किया, एवरेज लिया इन दोनों का, डिपेंडिंग ऑन कौन किस परसेंटेज में प्रेजेंट है उस हिसाब से हमने इनका एवरेज लिया और एक वैल्यू बताते हैं। तो आज आपसे कोई पूछता है क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बताते हो, 35.5। ठीक है, ये थोड़े बताते हो 35 और 37 दोनों, हमने एवरेज ले लिया और एवरेज क्या निकल के आता है, 35.5। तो ये एक रीजन हुआ क्यों हमें एवरेज एटॉमिक मास। आज की डेट में जितने भी एटॉमिक मासेस हम लोग पढ़ते हैं वो सब क्या पढ़ते हैं हम लोग, एवरेज एटॉमिक मासेस। ऑलराइट, दूसरा ये सवाल आता है हमारे दिमाग में कि मास जनरली एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास को इग्नोर कर देते हैं जब मास ऑफ एटम कंसिडर करते हैं, रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन को ही कंसिडर कर लेते हैं हम लोग मास ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिक मास। तो मास नंबर 1 यूनिट मानते हैं हम प्रोटॉन का मास, 1 यूनिट मानते हैं न्यूट्रॉन का मास, जो कंपेरेबल होता है। तो इसलिए जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं वही हो जाता है मास नंबर। तो जनरली क्या होता है एटम्स में, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर, बट क्या होगा यहाँ पे कभी कभी फ्रैक्शन आ जाता है। तो मास नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो ये फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, तो फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं दो आइसोटोप्स का। ठीक है, तो यहाँ से उस सवाल का भी जवाब आता है कि फ्रैक्शन क्यों आ रहा है। तो फ्रैक्शन इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग कंसिडर करते हैं एटॉमिक मासेस एज एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, तो ये दो सवालों के जवाब हो गए जो हमारे दिमाग में कभी ना कभी आते हैं। तो देखो हमने क्या किया, क्लोरीन जो है, क्लोरीन दो फॉर्म्स में मिलता है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब इसमें 35 क्या है, एटॉमिक मासेस है, इधर 37 क्या है, ये एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक मास। ठीक, और ये जो नीचे वैल्यूज दी है ये क्या है, एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से। ठीक है, और ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करते हैं A से, रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग A से। ठीक है, तो एटॉमिक मासेस ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एटम या आयन में, तो उसके लिए एक वीडियो है जो लिंक में, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इन सब बारे में सीख सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ अब हम लोग कैलकुलेशन सीख लें। तो कैलकुलेशन क्या है, आइसोटोप क्लोरीन का है 35 वाला, 37, उसका अबंडेंस 75% परसेंटेज में या तो अबंडेंस दिया जाएगा या फिर रेशियो में दिया जाएगा, डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या दिया है। तो अगर ये दिया परसेंटेज अबंडेंस, तो हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 75, उसका एटॉमिक मास 35 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। तीसरा होता तो हम क्या करते, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास। तो ऐसे ही सबका सम करके डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे अगर रेशियो दिया होगा तो जिस रेशियो, जैसे इसका क्या है 3:1 दिया हुआ है, तो क्या होगा 3 × 35, पहले आइसोटोप का रेशियो और उसका एटॉमिक मास, प्लस 1 × 37 इसका रेशियो है, तो दोनों का सम कर दो रेशियो नीचे और ये निकल के आ जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, और यही वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं जितने भी हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, या जो भी आप देखते हो वैल्यूज कि गिवन एलिमेंट का एटॉमिक मास सो एंड सो है, तो वो सब वैल्यूज होती है एवरेज एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के केस में H1, H2, H3 तीन आइसोटोप होते हैं, तो तीनों का परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ से आ जाता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बोला जा रहा है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे कार्बन का बोलेंगे तो दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये तरीका हुआ, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट ये क्वेश्चन आए हुए हैं, IIT JEE में भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपके नीट एग्जाम्स में भी
क्वेश्चंस आए हैं एवरेज एटॉमिक मास से। सो ध्यान से इसको एक बार समझ लेना और क्वेश्चंस दिए होंगे आपकी बुक्स में, उसको ट्राई आउट कर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल किससे बना? एटम से। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? सम ऑफ मासेस ऑफ एटम्स, दैट्स इट, सिंपल। देखो एग्जांपल ले लेते हैं। इधर मैंने मॉलिक्यूल्स लिख लिए, यहाँ पे लिख लिया मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे लिख लिया मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। अब वन मोल क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जो मोल कॉन्सेप्ट पे स्पेसिफिकली क्लास होगी, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात बड़ी मजेदार है। देखो H2O में क्या करा आपने? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 कर दिया। ऑक्सीजन कितना? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 1 into 16, तो सम कर दिया 2 into 1 plus 1 into 16, तो 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे CH4 में क्या किया? कार्बन का एटॉमिक मास 12। कितने कार्बन एटम्स? 1। देखो ये जो सबस्क्रिप्ट लिखा होता है ये बताता है कितने एटम्स है, कोई पर्टिकुलर एटम्स कितने हैं। जैसे H2O में ये H के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रहा हुआ, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 1, तो 1 into 16। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2, तो 2 into 1, तो सम कर दिया आपने, 18 आ गया। तो कोई भी कुछ नंबर नहीं लिखा है अगर यहाँ पे नीचे की तरफ, तो इसका मतलब होता है 1। अदरवाइज नंबर लिखा होगा कितने एटम्स है पर्टिकुलर एलिमेंट के, ठीक है। तो H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। ऐसे ही CH4 मॉलिक्यूल है ये, तो CH4 में क्या है? कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, ठीक है। H2SO4 है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम है, एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ये ग्लूकोज है, ये है ग्लूकोज आपका। ग्लूकोज में कितने? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। कॉपर सल्फेट, ये 5H2 यहाँ पे होना चाहिए, ये 5H2 होगा, 5H2 है। तो यहां तक देख लिया आपने, ग्लूकोज ये हो गया। अब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2, इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल, इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। इसके सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, इसलिए इसको बोलने लगे ब्लू विट्रियोल। अब देखो ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। डॉट वाटर कुछ भी लिखा हो, .5H2, .3H2, .10H2, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर तुमसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते टाइम इसको काउंट करना है, तो बिल्कुल काउंट करना है, ठीक है। तो ये कॉपर हो गया, कॉपर का एटॉमिक मास 1 एटम है। ये हो गया आपका सल्फर, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और 5 वाटर है, तो 5 into 18, टोटल करोगे 249.5। इंटरेस्टिंग बात देखो, वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना? 18U। एक मोल मॉलिक्यूल कितना होता है यहीं पे बता देता हूँ। एक मोल मॉलिक्यूल कितना होता है? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। है ना मजेदार बात? है ना मजेदार बात? एक मॉलिक्यूल 18U, और इतने मॉलिक्यूल उनका मास 18 ग्राम। बस यूनिट बदल दी तुमने, है ना इंटरेस्टिंग बात? यूनिट बदलते जाओ। 16U है, इधर क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। इधर 98U है, एक मॉलिक्यूल का मास 98U, और एक मोल मॉलिक्यूल्स या फिर एवोगाड्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एवोगाड्रो नंबर के बराबर ये कांस्टेंट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो इतने मॉलिक्यूल्स अगर ले रहे हो तो मास बस वही रहेगा, बस यूनिट बदल जाएगी, ये 180 ग्राम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मॉलिक्यूल ओवरऑल लिया हमने, तो ये क्या है? 249.5। अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या हो जाएगा? 249.5 ग्राम। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल है तो यू लगा दो, और अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। तो न्यूमेरिकल्स में कोई बच्चा पूछे मेरे से कि न्यूमेरिकल्स में सर क्या यूज करते हैं हम लोग, एक मॉलिक्यूल का मास या फिर 1 मोल का मास या मोलर मास, तो मोलर मास बच्चों यूज करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। यू क्या होता है? बहुत छोटा होता है।
तो इसको कैलकुलेट करना लैब में बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा यू की जगह ये 1 मोल का मास ना लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे, मोलर मास। हर चीज़ का मोल मानते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। इसके बारे में स्टोइचियोमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। फिलहाल मॉलिक्यूलर मास के बारे में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास पढ़ें और मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, फॉर्मूला मास कब जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला मास कब हम बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास अभी हमने पढ़ा था, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वाटर में क्या है H2O 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 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया वाटर का, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। मॉलिक्यूल का जो टोटल मास होगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, आयंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जितने होंगे, एग्जाम्पल क्या है आयनिक कंपाउंड के, NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयंस एग्जिस्ट करते हैं वहां पे देखो, जैसे ये है NaCl ले लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया NaCl, ये वाटर था, वाटर में मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास। अब NaCl के अंदर कहानी क्या होती है, यहाँ पे Na प्लस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, Na प्लस, तो ऑल्टरनेट में Na प्लस Cl माइनस 3 डायमेंशनल एक क्रिस्टल की लैटिस होती है। आगे चल के पढ़ोगे, 12th क्लास का पहला चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में लैटिस क्या होता है, कैसा अरेंजमेंट होता है सॉलिड में। ये बेसिक मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेसिकली क्या होगा, NaCl के अंदर Na प्लस आयंस होंगे, Cl माइनस, तो मॉलिक्यूल एज सच नहीं है। जैसे वाटर में क्या था, H2O मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, मिलके क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया ओवरऑल। लेकिन NaCl के अंदर क्या कहानी है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये सब जब आयंस टोटलिटी में देखोगे तो क्या कहलाएगा, NaCl क्रिस्टल कहेंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, सिर्फ आयंस मिल रहा है। ऐसे केसेस में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल ना कंसिडर करके सिंपलेस्ट जो होगा फॉर्मूला वो कंसिडर करते हैं। जितने Na प्लस होंगे NaCl के अंदर उतने ही Cl माइनस, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। तो ये फॉर्मूला है क्योंकि NaCl इज नॉट एक्चुअली अ मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट। Na प्लस Cl माइनस अगल बगल बैठे हुए, मॉलिक्यूल नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं हम लोग, NaCl को फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट है तो फिर तरीका वही है, फॉर्मूला मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, तरीका वही है, क्या करना है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, बस वही चीज यहाँ पे भी करनी। तो फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस इन फॉर्मूला यूनिट। तो NaCl का अगर मुझसे पूछा जाए फॉर्मूला मास क्या होगा, फॉर्मूला मास NaCl के लिए अगर निकालना हो मुझे, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, Na का होता है 23 और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 58.5। मॉलिक्यूल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं वहां पे मॉलिक्यूलर मास। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं NaCl KCl मैंने बहुत सारे बताया अभी, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूनिट का मास जो निकालते हैं उसे कहते हैं फॉर्मूला मास। तो NaCl का जो मास टोटल मास निकालोगे वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला मास। तो 58.5 इज फॉर्मूला मास फॉर NaCl। तो ये सारी बातें डिस्कस हो गई, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में अगर बात की जाए, और वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में। तो यहीं तक रखते हैं ये क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।